नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में बात होगी किसानों को मिले विपक्ष के साथ की, संसद में मचे हंगामे की, जानेंगे पेगासस मामले में सरकार की क्या है रणनीति, बात करेंगे जजों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता की, खेल रत्न पुरस्कार के बदले नाम की और बुलेटिन के आखिर में बात ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चीन के मोल्डो में हुई 12 दौर की वार्ता में बनी सहमति का दिखने लगा है असर। गोगरा में हटाए गए अस्थायी निर्माण, भारत चीन के जवान पीछे हटे। लक्षद्वीप प्रशासन पर सख्त केरल हाईकोर्ट, सांसदों को लक्षद्वीप में एंट्री न देने के फैसले को बताया गैर कानूनी। कांग्रेस वामपंथी दल के सांसद जाना चाहते थे लक्षद्वीप, हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासन को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के दिए आदेश। असम मेघालय सीमा विवाद सुलझाने में जुटे दोनों राज्य। गुवाहाटी में मिले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के सीएम कोनराड संगमा। क्षेत्रीय समितियां गठित करने का लिया फैसला। शेयर बाजार में आई गिरावट, 215 अंकों की गिरावट के साथ 54,278 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 56 अंकों की गिरावट, 16,238 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जंतर मंतर पर किसानों की संसद चल रही है। किसान संगठन 3 कृषि कानून रद्द करने और एमएसपी की गारंटी वाले कानून की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और आज राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के नेता भी किसानों की संसद को अपना समर्थन देने पहुंचे। किसान आंदोलन में ये पहली बार है जब लगभग पूरा विपक्ष एक साथ उनके आंदोलन स्थल पर आया हो। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन 8 महीने से जारी है। दूसरी ओर कृषि कानून और पेगासस मामले को लेकर संसद में भी हंगामा चल रहा है। विपक्ष के हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही 9 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। देश की संसद भले ही हंगामे के चलते नहीं चल पा रही हो, लेकिन किसानों की संसद में कार्यवाही चल रही है। जंतर मंतर पर आज भी किसानों की संसद लगी, जिसके समर्थन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सहित विपक्ष के तमाम नेता पहुंचे, जिनमें राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा समेत 14 दलों के नेता मौजूद रहे। लेकिन बसपा, टीएमसी और आप यहां नदारद नजर आए। जंतर मंतर पहुंचे विपक्षी दलों के नेताओं ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन व्यक्त किया और किसान संसद में भाग लिया। किसानों के विरोध स्थल पर विपक्षी नेताओं का यह पहला दौरा है। सभी नेता किसानों के साथ कुछ देर तक बैठे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आज सभी विपक्षी पार्टियों ने काले कानूनों को हटाने के लिए अपना पूरा समर्थन दिया। हम संसद में पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहां पर वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं। इस दौरान विपक्षी दलों द्वारा किसान बचाओ भारत बचाओ के नारे लगाए गए। अब देखना है कि किसान संसद में विपक्षी सांसदों की उपस्थिति पर सरकार कैसी प्रतिक्रिया देती है। जंतर मंतर पर किसानों की संसद चल रही है। इस संसद में शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा चल रही है। कृषि कानून को लेकर लगातार बहस हो रही है, लेकिन देश की संसद में सरकार कृषि कानून पर चर्चा को तैयार नहीं है और ना ही वो पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा कराने को तैयार है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। संसद ठप हो रही है। आज भी संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। देखिए ये रिपोर्ट। आज संसद के मानसून सत्र का 13वां दिन था। सदन की आज की कार्यवाही भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। पेगासस जासूसी मामला, महंगाई, कृषि कानून जैसे तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सदन को ठप कर रखा है। विपक्ष इन सभी मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार चर्चा को तैयार नहीं हो रही है। जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक संसद की कार्यवाही में विपक्ष ने रुकावट खड़ी कर दी है। आज भी दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि कुमार दहिया को शुभकामनाएं दी गईं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके भविष्य की मंगल कामनाएं की। वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सदन और खुद की ओर से दहिया को बधाई दी। उसके बाद पैगासस को लेकर विपक्ष का हंगामा शुरू हुआ तो संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद ही हंगामा रुका। लोकसभा में विपक्षी नेता पैगासस जासूसी मामले पर नारेबाजी करने लगे। वहीं राज्यसभा में विपक्षी सांसद इस मुद्दे को लेकर सदन के वेल में चले आए और डिस्क्लोज पैगासस के नारे लगाने लगे। इस हंगामे के बावजूद आज टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2021 लोकसभा में पास करा दिए गए। इन बिलों पर सदन में कोई भी चर्चा नहीं की गई। टैक्सेशन बिल को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिल को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेश किया। आज भी हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्यवाही को पहले तो दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उसके बाद जब कार्यवाही शुरू हुई तब भी विपक्ष का हंगामा थमता नजर नहीं आया तो दोनों सदनों की कार्यवाही को 9 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बताते चलें कि 19 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई है। पहले ही दिन से विपक्ष पैगासस और कृषि कानून सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार चर्चा को तैयार नहीं होगी उसका विरोध ऐसे ही जारी रहेगा। विपक्ष अड़ा हुआ है कि पेगासस जासूसी मामले पर जब तक चर्चा नहीं होगी संसद भी नहीं चलेगी, जबकि सरकार पहले दिन से ही ये तय कर चुकी है कि मानसून सत्र भले ही ना चले लेकिन विपक्ष की बात सरकार नहीं मानेगी। और अब तो सरकार ने ये साफ भी कर दिया है कि चर्चा तो दूर, वो पेगासस से जुड़ा सवाल भी विपक्ष को संसद में नहीं पूछने देगी। तो क्यों पेगासस मामले से डर रही है सरकार? देखिए ये रिपोर्ट। जासूसी मामले पर मोदी सरकार चुप्पी तोड़ने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष लगातार मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी बीच केंद्र सरकार ने विपक्ष के एनएसओ ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट के सवाल को राज्यसभा में खारिज करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर किए जाने के बाद से पैगासस का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसके चलते इस मुद्दे पर सवाल नहीं किया जाना चाहिए, जिसके लिए सरकार ने संसद की प्रक्रिया और आचरण के नियमों में से नियम 47(14) को भी उल्लेखित किया है, जिसके अनुसार प्रश्नों की स्वीकार्यता से निपटने के लिए एक स्वीकृत प्रश्न उस मामले पर जानकारी नहीं मांगेगा जो कोर्ट के अधिनिर्णय के अधीन है। यानी साफ है कि मोदी सरकार अब कोर्ट की ढाल लेकर बचना चाहती है। केंद्र ने इस सप्ताह की शुरुआत में राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर ये मांग की है। आपको बता दें कि माकपा सांसद विनोय विश्वम ने सरकार से ये सवाल पूछने की अनुमति मांगी थी, जिसका जवाब 12 अगस्त को दिया जाना था, लेकिन अब सरकार की ओर से इस सवाल को पूछे जाने के लिए ही अनुमति न देने का अनुरोध किया गया है। वहीं सांसद विश्वम ने बताया कि मुझे अनौपचारिक रूप से सूचित किया गया है कि मेरे प्रश्न को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन मुझे अभी तक फॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं मिला है, जिसके चलते विनोय विश्वम ने आरोप लगाया कि सरकार राज्यसभा के नियमों का दुरुपयोग कर रही है और सच्चाई पर एक अलग रुख अपना रही है, जिस पर उन्होंने कहा कि सरकार को पैगासस के मुद्दे पर सवालों का सामना करना ही होगा। पेगासस मामले ने मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ाता जा रहा है। दरअसल चुनाव आयोग कोरोना संक्रमण को देखते हुए कहीं भी चुनाव कराने को तैयार नहीं है, जबकि ममता बनर्जी के लिए अगले 3 महीने में चुनाव जीतना जरूरी है। बंगाल में 7 सीटें खाली हैं, इसे लेकर आज टीएमसी का दल चुनाव आयोग पहुंचा। तो क्या कहा टीएमसी ने चुनाव आयोग से, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत गरमा रही है। उपचुनाव कराने की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी टीएमसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग से आज मुलाकात की। इस दौरान दल ने उपचुनाव में हो रही देरी को लेकर सवाल किए और कारण भी जानना चाहा। बीते महीने भी निर्वाचन आयोग से टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की थी और जानबूझकर उपचुनाव न कराने का आरोप केंद्र पर लगाए थे। इस दौरान कहा गया था कि केंद्र चाहता है कि ममता बनर्जी की सत्ता चली जाए। ममता की सरकार बने लगभग 3 महीने का समय हो गया है, लेकिन अभी तक उपचुनाव को लेकर कुछ भी तय नहीं किया गया है। आपको बता दें कि बंगाल में फिलहाल विधानसभा की 7 सीटें खाली हैं। इसी साल बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों में टीएमसी को बड़ी जीत मिली थी, लेकिन नंदीग्राम से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से ममता को हार का सामना करना पड़ा था। बंगाल में बड़ी जीत के साथ ममता के नेतृत्व में सरकार तो बन गई, लेकिन ममता विधानसभा की सदस्य नहीं बन पाई। सीएम बने रहने के लिए ममता को 6 महीने के अंदर ही विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है।
कयास है कि उपचुनावों में ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि भवानीपुर विधानसभा सीट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट रही है। ममता ने 2011 और 2016 में भवानीपुर से चुनाव लड़ा था और आसान जीत हासिल की थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। टीएमसी चाहती है कि पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर चुनाव का ऐलान जल्दी से जल्दी कराया जाए, क्योंकि यदि कोरोना की तीसरी लहर आ गई तो फिर चुनाव लटक जाएंगे, क्योंकि तब मामला लोगों की सुरक्षा का आ जाएगा। सुरक्षा का सवाल आम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि जजों के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया है। झारखंड में हाल ही में एक जज की जान ले ली गई, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में एक जज की जान चली जाती है। शुरुआत में इसे एक हादसा माना जाता है, लेकिन जब घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं तो साफ दिखता है कि ये हादसा नहीं था बल्कि जज की जान ली गई है। दावा किया जा रहा है कि जिस जज के साथ ये हादसा हुआ वो रसूखदारों से जुड़े कई मामलों की सुनवाई कर रहे थे। उन पर फैसले को लेकर दबाव भी डाला जा रहा था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब जज खुद को निशाना बनाए जाने की शिकायत करते हैं तो पुलिस या सीबीआई उसे गंभीरता से नहीं लेते। राज्य सरकारें जजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए यह जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जरूरी आदेश दे। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि पिछले काफी समय से जजों को निशाना बनाया जा रहा है। ज्यादातर मामलों में पुलिस और दूसरी एजेंसियां निष्क्रिय बनी बैठी रहती हैं। वह बात को गंभीरता से नहीं लेती। देश में नया चलन विकसित हुआ, न्यायाधीशों को कोई स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है। यदि न्यायाधीश आई भी सीबीआई से शिकायत करते हैं तो वे न्यायपालिका की बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं। यह एक गंभीर मामला है। मैं इसे एक जिम्मेदारी की भावना के साथ कह रहा हूँ। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट में पहले से इस विषय पर एक याचिका लंबित है। हम सभी राज्यों को यह मौका दे रहे हैं कि वह 17 अगस्त तक इस पर जवाब दाखिल करे। कोर्ट ने आगे कहा, ये बहुत चिंता की बात है कि जजों के आवासीय इलाकों में राज्य पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाते। झारखंड का धनबाद जैसा शहर कोल माफिया का गढ़ रहा है, वहाँ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अब तो एक नया चलन भी शुरू हो गया है। जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति मुकदमे का सामना कर रहा होता है और मनचाहा आदेश नहीं मिलता तो कोर्ट की छवि खराब करना शुरू कर दिया जाता है। सभी की सुनवाई करने वाली न्यायपालिका की सीबीआई और ईडी नहीं सुनते। सवाल राज्य सरकार पर भी है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जरूरी हुआ तो जजों की सुरक्षा के लिए वो खुद आदेश जारी कर सकता है। फिलहाल कोर्ट ने आदेश जारी नहीं किए हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने जरूर एक आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने का ऐलान किया है। तो क्यों बदला गया है खेल रत्न पुरस्कार का नाम, देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त खेल जगत का सबसे बड़ा इवेंट ओलंपिक चल रहा है। वहीं भारतीय हॉकी टीम के लिए टोक्यो ओलंपिक यादगार रहा है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय मेंस टीम ने 41 साल बाद कोई मेडल जीता है, तो वहीं महिला टीम भी शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए चौथे नंबर पर रही है। लेकिन इस बीच हॉकी के नाम पर मोदी जी ने बड़ा राजनीतिक खेल कर दिया है। हॉकी को देश में और आगे ले जाने के नाम पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी ट्विटर पर साझा करते हुए 2 ट्वीट किए। ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से हम सभी अभिभूत हैं। विशेषकर हॉकी में हमारे बेटे बेटियों ने जो इच्छा शक्ति दिखाई है, जीत के प्रति जो ललक दिखाई है, वो वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। आपको बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को 1991-92 में शुरू किया गया था। 1991 में ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नृशंस हत्या की गई थी। उसके बाद उनकी याद में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। जैसा आप जानते हैं कि भारत में खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में 1982 में हुए एशियाई खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में दिल्ली में एशियाई खेलों का सफल आयोजन हुआ था। राजीव गांधी तब इसकी आयोजन समिति के सदस्य थे और उनकी पहल से दिल्ली में कई विश्व स्तरीय स्टेडियम बने और खिलाड़ियों को सुविधाएं हासिल हुई।
इसीलिए उनके नाम पर खेल रत्न अवार्ड की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य खेल के क्षेत्र में जागरूकता फैलाना है। साथ ही खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना है ताकि वो समाज में और ज्यादा सम्मान प्राप्त कर सकें। सबसे पहले ये अवार्ड 1991-92 में शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद और बिलियर्ड्स खिलाड़ी गीत सेठी को दिया गया था। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर इस अवार्ड को कर दिया है। मोदी सरकार के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर लिखा, हमेशा हमारे सच्चे नायकों का सम्मान करने और उन्हें मनाने के लिए पीएम मोदी जी को धन्यवाद। हमारे देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कहा जाएगा, जो कि उनके लिए एक उच्च श्रद्धांजलि है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश में जन्मे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नामकरण असंख्य खेल प्रेमियों व संपूर्ण खेल जगत का सम्मान है। उत्तर प्रदेश की ओर से आपका हृदय से आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो मोदी सरकार के इस फैसले की खूब तारीफ हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि लोगों ने बरसों से मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग भी की है। क्या मोदी जी उसे भी पूरा करेंगे? और बुलेटिन की आखिरी में बात ओलंपिक की। भारत को आज महिला हॉकी और पहलवान बजरंग पुनिया से मेडल की उम्मीद थी, लेकिन आज दोनों ही खेलों में भारत को हार का सामना करना पड़ा। वैसे बजरंग के पास अभी कांस्य पदक जीतने का मौका है, तो कैसा रहा ओलंपिक में आज भारत का प्रदर्शन, देखिए ये रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक में भारत को आज एक भी पदक नहीं मिल सका, लेकिन पदक की उम्मीद अभी भी भारत को अपने कई खिलाड़ियों से है। आज भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। दिन की शुरुआत महिला हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल के मैच में हार के साथ हुई। हाफ टाइम तक टीम इंडिया 3-2 से आगे चल रही थी, लेकिन हाफ टाइम के बाद ब्रिटेन ने 2 गोल दागकर इंडिया पर 4-3 की बढ़त बना ली और ये बढ़त खेल समाप्त होने तक कायम रही। भारत को पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पूनिया से गोल्ड मेडल की उम्मीद थी। बजरंग सेमीफाइनल तक भी पहुंचे, लेकिन सेमीफाइनल में वो अजरबैजान के हाजी एलियेव से 12-5 से हार गए। बजरंग के पास अभी भी कांस्य पदक जीतने का मौका है। महिलाओं के फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम वर्ग में ट्यूनीशिया की सारा हमदी से महिला रेसलर सीमा बिस्ला को भी हार मिली, लेकिन गोल्फर अदिति अशोक ने मेडल की आस जरूर जगा दी है। अदिति तीसरे राउंड के बाद दूसरे स्थान पर हैं। मुकाबले का चौथा और फाइनल राउंड शनिवार को खेला जाएगा। 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में भारत की प्रियंका गोस्वामी 17वें स्थान पर रहीं। गोल्ड मेडल इटली की एंटोनेला